हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आइकन आईएएस एंड दिस इज पीके शर्मा। दोस्तों, हम आज बात करने वाले हैं यूपी के आरओ का जो मुख्य परीक्षा हुई थी 2016 में, उसके सामान्य हिंदी के क्वेश्चन के बारे में। तो दोस्तों, जो लोग चैनल पे नए आए हुए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें समय से वीडियोज मिलता रहे। और दोस्तों, हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप है आइकन आईएएस नाम से, आइकन आईएएस, इसे आप ज्वाइन कर लीजिए। और या फिर हमारा नंबर है दोस्तों 9891763512, इस पर भी जा करके आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपको समय से वीडियोज मिलता रहे और जो भी एग्ज़ाम से इन्फॉर्मेशन है वो भी मिले। और आपको पीडीएफ भी दोस्तों इसी व्हाट्सएप ग्रुप पर ही अवेलेबल कराई जाएगी। और आपकी पर्सनल कोई क्वेरीज है खासकर पढ़ाई से रिलेटेड, तो उसका भी सलूशन यहाँ पे किया जाएगा दोस्तों। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। और दोस्तों, पसंद आता है वीडियोज़ तो इसको अपने दोस्तों और अपने कलीग्स के पास शेयर किया करिए। ठीक है दोस्तों, तो हम आते हैं अपने पहले क्वेश्चन पे। और हमारा पहला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है। इसमें यह बताना है दोस्तों कि विशेषण है, तो विशेषण वह शब्द होता है जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है। तो दोस्तों, इसमें चमकीला शब्द जो है ये विशेषण शब्द है। बाकी दोस्तों, इसकी व्याख्या देख लेते हैं। विशेष और विशेषण, दोस्तों धर्म का जो विशेषण होता है वो धार्मिक होता है। इसी तरह से जाति का जो विशेषण होता है वो जातीय होता है। इसीलिए धन का विशेषण जो होता है वो धनी होता है। दोस्तों, एक चीज़ याद रखिए, विशेषण विशेष में आपको पूरी टॉपिक मिल जाएगी आइकन आईएएस टीम पे, और जिसमें ट्रिक भी होगा पहचानने के लिए कि कैसे आप पहचानेंगी कौन सा विशेष है और कौन सा विशेषण है। तो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि समय से आपको वीडियोज मिलता रहे। अगला है दोस्तों, विशेष विशेषण की दृष्टि से कौन सा शब्द युग्म अशुद्ध है। दोस्तों, यहाँ बताना है कौन सा अशुद्ध है। तो दृष्टि का दृष्टिवंत जो है दोस्तों, ये जो शब्द है अशुद्ध है। और इसकी व्याख्या देख लेते हैं दोस्तों। दिए गए विकल्पों में से विकल्प ए में दृष्टि विशेष और दृष्टिवंत विशेषण शब्द है। दृष्टि से बना विशेषण द्रष्टव्य होता है। शेष विकल्प युग्म में दोनों शब्द विशेष पद हैं, इनमें एक भी विशेषण नहीं है। तो दोस्तों, याद रखिएगा कि दृष्टि का विशेषण जो होता है वो द्रष्टव्य होता है। दोस्तों, कुछ विशेषण ऐसे होंगे जो किसी भी ट्रिक से आपको पता नहीं चलेंगे, वो आपको रट्टा ही करना पड़ेगा, उसकी रट्टेबाजी के अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं। जैसे दृष्टि का द्रष्टव्य, ये रटना ही पड़ेगा आपको। अगला है दोस्तों, निम्नलिखित में से अशुद्ध कथन है। तो दोस्तों, इसमें अशुद्ध कथन जो है, जो केवल सर्वनाम की विशेषता बताए उसे विशेषण कहते हैं। दोस्तों, ये शब्द जो लग गया केवल विशेषण की विशेषता बताए। दोस्तों, संज्ञा की भी बताता है, ये सर्वनाम की भी विशेषण बताता है, केवल सर्वनाम की विशेषण नहीं बताता, इसलिए ये गलत है। बाकी जो दिए गए हैं दोस्तों सब सही है। विशेषण द्वारा जिस शब्द की विशेषता प्रकट हो उसे विशेष्य कहते हैं। जिस विशेषण के द्वारा किसी संज्ञा अथवा सर्वनाम के गुण प्रकट हो उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। अगला दोस्तों, जो विशेषण विशेष्य और क्रिया के बीच आए उसे विधेय विशेषण कहते हैं। बाकी सारे स्टेटमेंट तीनों सही थे। अगला है दोस्तों, वह समारोह जिसमें गुरुकुल के स्नातकों को विद्याध्ययन कर लेने के उपरांत विदाई दी जाती है, इस वाक्य के लिए एक शब्द है, इसे समावर्तन कहते हैं। ये जो समारोह किया जाता है कि जिसमें गुरुकुल में स्नातकों को विद्या अध्ययन कर लेने के बाद उपरांत जब विदाई दी जाती है, तो ये विदाई जो समारोह होता है इसको समावर्तन कहा जाता है दोस्तों, व्याख्या देख लेते हैं। वह समारोह जिसमें गुरुकुल के स्नातकों को विद्याध्ययन कर लेने के उपरांत विदाई दी जाती है, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द समावर्तन है। और दोस्तों, ये इम्पॉर्टेंट है, ये टफ भी है और इम्पॉर्टेंट भी, इसको याद रखिएगा। समावर्तन हिंदुओं का 12वां संस्कार है। दोस्तों, जो 16 संस्कार की बात की गई है, इसमें जो 12वां संस्कार है ये आपका समावर्तन ही है। प्राचीन काल में गुरुकुल में शिक्षा पूर्ण होने के पश्चात जब विद्यार्थी गुरु द्वारा उपदेश देकर विदाई की जाती थी तो उसे समावर्तन संस्कार कहते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा इसमें,
विलोम की दृष्टि से निम्नलिखित में से एक सही युग्म है। तो विलोम की दृष्टि से एक सही युग्म है दोस्तों, अनृत का ऋत होता है, अनृत का नृत होता है दोस्तों। इसकी व्याख्या देख लेते हैं दोस्तों। अनृत का विलोम ऋत होता है। और दोस्तों ये टफ भी है और इम्पॉर्टेंट भी है, ये अभी रिपीट नहीं किया गया है कमीशन में कहीं भी, तो इसको याद रखिएगा, ये कहीं रिपीट न कर दे और इम्पॉर्टेंट है। तो अनृत का जो होता है ये ऋत होता है। और मुक्त का बंधा या बद्ध होता है। तांडव का लास्य, दोस्तों ये तांडव का जो लास्य होता है ये भी याद रखिएगा कि तांडव का विलोम जो होगा ये लास्य होता है। जबकि विभावना का विलोम विशेषाशक्ति होती है, विशेषाशक्ति होती है। अगला दोस्तों, निम्नलिखित में से विलोम का अशुद्ध युग्म है। तो विलोम का जो अशुद्ध युग्म है दोस्तों, अनंत का असीम, दोनों अनंत और असीम समान शब्द हैं दोस्तों, इसलिए ये गलत हो गए। तो कुशल का अकुशल होता है, अधर्म का धर्म होता है, जड़ का चेतन होता है दोस्तों। ये जड़ का जो चेतन है दोस्तों ये कई बार पूछा गया है, इसको भी याद रखिएगा। इसकी व्याख्या देख लेते हैं दोस्तों। अनंत शब्द का विलोम शांत या सीमित होता है दोस्तों। अनंत भी कई बार रिपीट किया गया है, अनंत का विलोम। जबकि असीम अनंत का समानार्थी शब्द से सभी विकल्प सही। अगला दोस्तों, विलोम की दृष्टि से शुद्ध युग्म है। विलोम की दृष्टि से शुद्ध युग्म है दोस्तों। तो संयुक्त का वियुक्त होता है। और वियुक्त लिखा कैसे गया है इसको ध्यान दीजिएगा, ये शुद्धि अशुद्धि में पूछा गया था। और विलोम की दृष्टि से भी इम्पॉर्टेंट दोस्तों, ये संयुक्त का वियुक्त। इसकी व्याख्या देख लेते हैं दोस्तों। व्याख्या इसका इम्पॉर्टेंट है। विराग का राग होता है विलोम, और संयुक्त का पृथक या असंयुक्त या वियुक्त होता है। सरस का नीरस होता है, अर्वाचीन का प्राचीन। इसमें ये दो शब्द जो दिए गए हैं दोस्तों, विराग का राग और अर्वाचीन का प्राचीन, ये दोनों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं, इनको रट्टा मार जाइएगा कि विराग का राग होता है, अर्वाचीन का प्राचीन होता है। अगला दोस्तों, निम्नलिखित में से एक वाक्य अशुद्ध है। तो दोस्तों अशुद्ध वाक्य इसमें जो है, छात्रों ने पंडित नेहरू को अभिनंदन पत्र प्रदान किया। दोस्तों यही गलत शब्द है इसमें। जो अभिनंदन पत्र प्रदान शब्द जो लिखा गया दोस्तों, इसके लिए जब किसी को सम्मान स्वरूप कोई चीज़ दिया जाता है तो ये प्रदान शब्द उसमें नहीं लगाया जाता है। बाकी दोस्तों जो भी शब्द दिए गए हैं, छात्रों ने पंडित नेहरू को अभिनंदन पत्र अर्पित किया, महादेवी ने सरस्वती को श्रद्धा सुमन अर्पित किया, रानी ने बुद्ध को अहिंसा भाव अर्पित किया, ये सारे शब्द जो अर्पित शब्द है दोस्तों, यहाँ पे ये शब्द प्रयोग किया जाता है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं दोस्तों। प्रस्तुत विकल्पों में से विकल्प डी अशुद्ध वाक्य है, जिसका शुद्ध रूप है छात्रों ने पंडित नेहरू को अभिनंदन पत्र अर्पित किया। तो दोस्तों ये प्रदान शब्द नहीं, यहाँ पे अर्पित शब्द होगा। प्रदान का प्रयोग बड़ों की ओर से छोटों के लिए होता है दोस्तों, ये व्याख्या वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा कि प्रदान शब्द जो होता है, जैसे प्रिंसिपल ने बच्चों को उपहार प्रदान किया, ये सही होगा। लेकिन बच्चों ने अगर उनको सम्मान दिया तो अर्पित शब्द का उपयोग होगा। जबकि अर्पण का प्रयोग छोटों की ओर से बड़ों के लिए दोस्तों, ये अर्पण शब्द जो है दोस्तों, ये प्रयोग छोटे की ओर से बड़ों के लिए भी किया जाता है। जैसे बच्चों ने प्रिंसिपल को कोई पुरस्कार या कोई सम्मान या कुछ भी अर्पण किया, ये चीज़ें होता है। अगला है दोस्तों, इनमें से शुद्ध वर्तनी का शब्द है। तो शुद्ध वर्तनी का जो शब्द है दोस्तों, इसमें हिंस्र लिखा हुआ दोस्तों, हिंस्र। बाकी जो दोस्तों दिया गया है, खासकर इसकी व्याख्या देख लेते हैं। दिए गए विकल्प में शुद्ध शब्द जो है दोस्तों हिंस्र है। भास्कर का शुद्ध रूप भास्कर होता है दोस्तों, इसमें ये शब्द नहीं, इसमें जो भास्कर में स लगता है वो दंत वाला स लगता है, और यही इंपॉर्टेंट है और ये कई बार ये रिपीट किया गया। भास्कर लिखा कैसे जाता है। इसी तरह से दोस्तों रुपया जो लिखा जाता है, तो रुपया में जो शब्द होता है वो ऊ की जो मात्रा लगती है वो छोटी ऊ की मात्रा लगती है, बड़ा ऊ की मात्रा नहीं लगती, और ये भी कई बार आपका पूछा गया है। तो ये भास्कर और रुपया दोनों। बाकी बादाम शब्द नहीं होता है, बादाम होता है।
अगला दोस्तों, निम्नलिखित में से एक वाक्य अशुद्ध है, तो इसमें दोस्तों कौन सा अशुद्ध वाक्य ये आपको चुनना है। तो तूफान में सैकड़ों लोग मर गए, दोस्तों ये अशुद्ध वाक्य है। बाकी जो दिया गया दोस्तों, दूसरा आदमी कौन था, ये भी सही है। डॉक्टर ने अस्पताल का निरीक्षण किया, ये भी सही है। सड़क के दोनों ओर आलीशान इमारतें हैं, ये भी सही। दोस्तों एक चीज़ इसमें याद रखिएगा, जो निरीक्षण शब्द लिखा गया है ये कैसे लिखा गया है, इसको ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये भी पूछा जाता है शुद्धि अशुद्धि में। इसकी व्याख्या देख लेते हैं दोस्तों। प्रस्तुत विकल्पों में से तूफान में सैकड़ों लोग मर गए अशुद्ध वाक्य है। इसका शुद्ध रूप तूफान में सैकड़ों लोग मारे गए हैं। तो मर गए नहीं दोस्तों, मारे गए होगा इसका शुद्ध रूप। तूफान में सैकड़ों लोग मारे गए। अगला दोस्तों, जो तुरंत कोई युक्ति सोच ले इसे प्रत्युत्पन्न मति कहा जाता है। प्रत्युत्पन्न मति, जो तुरंत कोई युक्ति सोच ले। इसकी व्याख्या देख लेते हैं दोस्तों। जो तुरंत कोई युक्ति सोच ले प्रत्युत्पन्न मति होता है उसके लिए एक शब्द। जिसे सारी बातों का ज्ञान हो वो उससे सर्वज्ञ कहा जाता है। वह व्यक्ति जो दूर तक की बात पहले ही सोच ले उसे दूरदर्शी। जो दर्शन का ज्ञाता हो उसे दार्शनिक। तो दोस्तों ये जिसे सारी बातों का ज्ञान हो वह सर्वज्ञ होता है। ये सर्वज्ञ याद रखिएगा, आपका पूछा गया है। अगला दोस्तों, यह कमीज उजली है, वाक्य में कमीज शब्द है। तो दोस्तों यह कमीज उजली है, तो इसमें यह जो है दोस्तों, यहाँ पे सार्वनामिक विशेषण प्रयोग किया गया है। तो सार्वनामिक विशेषण जो है ये किसकी ओर संकेत कर रहा है, कमीज की ओर, यानी इंडिकेट कर रहा है दोस्तों ये। तो यह शब्द जो है यहाँ पे विशेषण हो गया और किसकी विशेषता बता रहा है, कमीज की। तो यहाँ पे कमीज शब्द क्या हो गया, विशेष हो गया, और यह शब्द जो है यहाँ पे विशेषण हो गया। इसकी व्याख्या देख लेते हैं दोस्तों। यह कमीज उजली है, वाक्य में कमीज विशेष है। जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताए उसे विशेषण कहा जाता है। जिसकी विशेषता बताए जाए उसे विशेष कहा जाता है। दोस्तों व्याख्या उस तरह नहीं दिया है, लेकिन आप याद रखिएगा कि यह सार्वनामिक विशेषण है। जिसके हृदय में ममता न हो उसे कहेंगे। तो दोस्तों जिसके हृदय में ममता न हो उसे निर्मम कहा जाता है, निर्मम। बाकी दोस्तों जैसे जिसके हृदय में दया न हो उसे निर्दय कहा जाता है। जिसके अंदर डर न हो वो निर्भीक कहा जाता हो। इसकी व्याख्या देख लेते हैं दोस्तों। जिसके हृदय में दया न हो निर्दय। जो भय से रहित हो, भय रहित हो यानी निर्भीक, जिसे भय न हो किसी का। अत्यधिक क्रूर जो होता है उसे निशंस कहा जाता है। और दोस्तों निशंस लिखा कैसे गया है ये भी ध्यान रखिएगा, शुद्धि अशुद्धि में पूछता है। तो ये तीनों जो दिए गए हैं दोस्तों अनेक शब्दों के लिए, एक शब्द के लिए इम्पॉर्टेंट हैं, ये तीनों अच्छे से ध्यान रखिएगा। भक्त का तद्भव क्या है दोस्तों, भक्त का जो तद्भव होता है भगत होता है। भक्त का तद्भव भगत होता है। व्याख्या देख लेते हैं दोस्तों। भक्त का तद्भव भगत है। भाप का तत्सम वाष्प। दोस्तों याद रखिएगा कि वाष्प शब्द जो तत्सम शब्द है इसका तद्भव होता है भाप। बाकी श्रद्धा शब्द जो तत्सम शब्द है इसका तद्भव जो होता है श्रद्धा होता है, श्रद्धा। और ये सब जितने भी हैं दोस्तों तत्सम तद्भव, ये आपको रट्टा ही मारना पड़ेगा, इसमें ज़्यादा ट्रिक नहीं चलता है। हालांकि यहाँ पे षटकोण वाला स लिखा गया है तो याद रखिए कि जहाँ पे ये शब्द आ जाते हैं स्र वाला आ जाता है तो ये सब जितने होते हैं तत्सम होते हैं, लेकिन हर जगह ये ट्रिक काम नहीं करता है दोस्तों। तो याद रखिएगा वाष्प का तद्भव होता है भाव और श्रद्धा का तद्भव होता है श्रद्धा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है। तद्भव है कौन सा, तो पसीना शब्द है दोस्तों। ये पसीना शब्द जो होता है ये तद्भव है। इसका तत्सम रूप जो होता है वो प्रस्विन्न होता है। प्रस्विन्न, प्रस्विन्न से बना हुआ है पसीना। प्रस्विन्न जो शब्द है ये आपका तत्सम है। बाकी जो दिया गया है दोस्तों इसमें जैसे पकवान, पश्चाताप, पुत्रवधू, ये सब जितने हैं ये तत्सम है। व्याख्या देख लेते हैं दोस्तों। प्रस्विन्न का
तद्भव पसीना होता है। और दोस्तों ये इम्पॉर्टेंट है, ये रिपीट भी किया है। अगला दोस्तों जैसे पक्वान, पश्चाताप और पुत्रवधू तत्सम शब्द है जिनका तद्भव होता है। जैसे पक्वान का पकवान होता है, और ये भी इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। पश्चाताप का पछतावा होता है, और पुत्रवधू का पतोहू होता है। इसमें तीनों शब्द जो दिए गए हैं दोस्तों, तीनों शब्द इम्पॉर्टेंट हैं और टफ भी हैं, इसलिए इनको याद रखिएगा, और ये एग्ज़ाम में आपके कभी भी आ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इनमें से तत्सम तद्भव का एक युग्म अशुद्ध है, वह है। तो अशुद्ध जो है दोस्तों हमें वो ढूंढना है। तो श्रेष्ठ शब्द जो है, श्रेष्ठ का ये अशुद्ध है दोस्तों, श्रेष्ठ का ये अशुद्ध। बाकी उपाध्याय का ओझा होता है। उपाध्याय तत्सम शब्द है दोस्तों, याद रखिएगा, और जो ओझा है ये तद्भव है। अग्निष्ठ का अंगीठा होता है दोस्तों, और आद्रक का आद्रक, जिसमें से आद्रक का आद्रक और अग्निष्ठ का अंगीठा जो होता है ये कई बार पूछा गया है। और उपाध्याय का ओझा भी। इसकी व्याख्या देख लेते हैं दोस्तों। ओझा का तद्भव तत्सम रूप जो होता है दोस्तों उपाध्याय होता है, और सेठ का श्रेष्ठी होता है। दोस्तों याद रखिएगा कि श्रेष्ठी जो है ये तत्सम शब्द है, और इसका तद्भव जो होता है वो सेठ होता है। बाकी अंगीठी का अग्निष्ठिका होता है, अदरक का आद्रक होता है, और अंगीठा का अग्निष्ठ होता है। तो दोस्तों ये जितने भी शब्द दिए गए हैं ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और इसमें से सारे शब्द कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं। खास करके दोस्तों ये जो श्रेष्ठी का सेठ दिया गया है, अग्निष्ठिका का अंगीठी, आद्रक का आद्रक और अग्निष्ठ का अंगीठा, ये चारों शब्द तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगला क्वेश्चन दोस्तों, बाजार में बहुत घोड़े आए हैं। इस वाक्य में विशेषण की दृष्टि से इसमें बहुत शब्द है। तो दोस्तों याद रखिएगा ये बहुत शब्द जो दिया गया, बहुत का ये क्लियर नहीं हो रहा, इसमें स्पष्ट नहीं हो रहा कि बहुत मतलब कितना घोड़ा, 10 घोड़े, 50 घोड़े, 500, 1000, लाख, कितने। तो ये अनिश्चित हो गया। और घोड़े जो होंगे ये क्वांटिटी यानी कि इनके परिमाण को बता रहा है। तो दोस्तों अनिश्चित परिमाण बोधक विशेषण ये होगा। ये क्या होगा? जो बहुत शब्द है ये अनिश्चित परिमाण बोधक होगा। ये मात्रा तो बता रहा है, लेकिन मात्रा कैसी है? अनिश्चित। ये नहीं बता रहा कितने घोड़े, 10 घोड़े, 20 घोड़े, 50 घोड़े, बस बहुत घोड़े आए हैं। इसकी व्याख्या देख लेते हैं दोस्तों। जिस विशेषण में किसी संज्ञा का कोई निश्चित परिमाण ज्ञात न हो, जैसे सभागार में बहुत आदमी थे, इसमें बहुत शब्द अनिश्चित परिमाण बोधक विशेषण है। अनिश्चित ये हो गया क्योंकि क्लियर इसमें स्पष्ट नहीं हो रहा कितने हैं, और परिमाण यानी इनकी मात्रा को बता रहा है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भरत सरीखा भाई मिलना कठिन है। तो दोस्तों भरत सरीखा भाई, ये जो सरीखा शब्द है दोस्तों यानी कि भरत की तरह का, यानी उसके जैसे गुण वाला भाई मिलना कठिन है। तो ये गुण की बात बता रहा है इसका, तो ये गुणवाचक विशेषण होगा। इसका व्याख्या देख लेते हैं दोस्तों। भरत सरीखा भाई मिलना कठिन है, इस वाक्य में सरीखा शब्द गुणवाचक विशेषण है। जब विशेषण वस्तु या व्यक्ति के गुण, रंग, आकार, दशा, अवस्था इत्यादि का बोध कराने का आधार बनता है तो वहाँ गुणवाचक विशेषण प्रयुक्त होता है। जैसे कि बाहरी, सुंदर, भला, लंबा आदि ये सब जितने हैं ये सब गुणवाचक विशेषण है, क्योंकि ये गुणों की बात करते हैं। जैसे वो सुंदर है, उसकी विशेषता गुण क्या है? वो सुंदर। जैसे कोई लंबा है तो वो उसकी विशेषता क्या है? वो लंबा है, वो उसके गुण को बता रहा है। इस अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से उन्मूलन का सही विलोम है। तो दोस्तों उन्मूलन का सही विलोम जो होता है वो रोपण होता है, और ये कई बार आपके ही यूपीपीसीएस और आरओ में रिपीट किया है दोस्तों, इसको याद रखिएगा। इसकी व्याख्या देख लेते हैं दोस्तों। अवरुद्ध का अनवरुद्ध होता है, निर्माण का ध्वंस होता है, समृद्धि का विनाश होता है, और उन्मूलन का रोपण होता है। तो दोस्तों ये जो दिया गया है ये तीनों शब्द कि अवरुद्ध का विलोम अनवरुद्ध होता है। के जो अन लगा करके दोस्तों विलोम बनाया जाता है वो विशेषता है इसमें कि अनवरुद्ध हो गया। निर्माण का ध्वंस और समृद्धि का विनाश, ये दोनों याद रखिएगा दोस्तों कि निर्माण का ध्वंस होता है, समृद्धि का विनाश होता है, ये याद रखिएगा।
अगला दोस्तों गगनचुंबी का सर्वथा शुद्ध विलोम शब्द है, तो गगनचुंबी का सर्वथा विलोम शब्द होगा दोस्तों धराशायी। गगनचुंबी का विलोम होता है धराशायी, और इसको याद रखिएगा। अगला दोस्तों आघात का विलोम शब्द होता है, आघात का विलोम शब्द प्रतिघात होता है, और ये भी आपके रिपीट किया हुआ क्वेश्चन है। अगला दोस्तों इसमें निम्नलिखित में एक शब्द की वर्तनी अशुद्ध है, तो किसकी वर्तनी अशुद्ध है? तो दोस्तों जो आजीविका लिखा गया है ये अशुद्ध है। बाकी हस्तलिखित सही लिखा गया है, कुमुदनी सही लिखा गया, सत्याग्रह, जिसमें से दोस्तों ये जो कुमुदनी लिखा गया है इसको याद रखिएगा कि क और म पे छोटी की मात्रा होती है। बाकी जो लास्ट वाला द और न है तो द में छोटी की मात्रा होती है और न में बड़ी की मात्रा होती है। ये कई बार पूछा गया है शुद्ध शुद्ध में। इसकी व्याख्या भी देख लेते हैं दोस्तों। वर्तनी की दृष्टि से आजीविका शब्द अशुद्ध है, इसका शुद्ध रूप आजीविका है। आजीविका दोस्तों याद रखिए, आजीविका नहीं होता, आजीविका होता है। शेष तीनों शब्द क्रमशः हस्तलिखित, कुमुदनी, सत्याग्रह शुद्ध हैं, तो याद रखिएगा आजीविका होता, आजीविका नहीं होता, आजीविका नहीं होता, आजीविका होता है। अगला दोस्तों कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है? दोस्तों जो लोग चैनल पे नए आए हुए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें समय से वीडियोज़ मिलता रहे। और दोस्तों अगर वीडियोज़ अच्छा लगता है तो इसे लाइक और शेयर भी कर दिया करें। दोस्तों हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप है 9891763512, आप इस पर भी ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर आइकन IS नाम से भी व्हाट्सएप पे जा करके आप ज्वाइन कर लें ताकि आपको PDF भी अवेलेबल हो जाए। जो भी इन्फॉर्मेशन होगी वो भी आपको यहाँ पे दे दी जाएगी, और साथ में आपकी पढ़ाई से रिलेटेड जो भी क्वेरीज होगी उनका भी सलूशन किया जाएगा। तो दोस्तों हम देखते हैं हम अपना अगला क्वेश्चन, कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है? तो निरंकारी जो होता है दोस्तों, निरहंकारी शब्द जो है ये शुद्ध है। बाकी जो शब्द लिखे गए हैं दोस्तों ये गलत है। पैतृक जैसे लिखा, इसकी व्याख्या ही देख लेते हैं दोस्तों, क्योंकि तीनों शब्द का एक जगह मिल जाएगा, क्योंकि इसमें आपको ये भी देखना है लिखा कैसे गया है। तो पैतृक में देखिए दोस्तों, पैतृक शब्द में त पे री लगाया जाता है, इसी तरह से जागृत शब्द में ग पे री लगाया जाता है, और निर्दय का दोस्तों यहाँ पे जो दिया गया है निर्दयी होता है, निर्दयी, निदयी नहीं होता, निर्दयी होता है। तो पैतृक, जागृत और निर्दयी ये तीनों शब्द याद रखिएगा, और कई बार इसमें पूछा गया है पैतृक और जागृति शब्द को दे करके वाक्य बनाया गया और पूछा गया इनमें से कौन गलत है। अगला दोस्तों शुद्ध वाक्य चिन्हित करें, तो इसमें शुद्ध जो वाक्य है, खेद है कि आपने मेरे पत्रों का कोई उत्तर नहीं दिया, ये दोस्तों ये सही इसका है। दोस्तों बाकी जो स्टेटमेंट है, जब किसी बात का कोई खेद प्रकट करना होता है दोस्तों, कोई गलती हो जाती है दोस्तों, तो उसके बदले जो कॉम्प्लीमेंट देते हैं तो वो जो होता है उसके लिए खेद शब्द का उपयोग किया जाता है, न कि शोक, दुख, क्षोभ, ये सब शब्द प्रयोग नहीं किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जो जोता बोया न गया हो, तो जो जोता बोया न गया हो दोस्तों उसके लिए जो एक शब्द होता है अकृषित होता है दोस्तों, अकृषित, जो जोता बोया न गया हो, जिस पे कोई खेती उती न की गई हो। इसकी व्याख्या देख लेते हैं दोस्तों। वाक्यांश के लिए एक शब्द जो जोता बोया न गया हो अकृषित है, जिस भूमि में कुछ उत्पन्न होता हो उसे ऊसर कहते हैं, और ये ऊसर भी याद रखिएगा कि जिस भूमि में कुछ उत्पन्न होता हो उसे ऊसर कहा जाता है। दोस्तों जो लोग चैनल पे नए आए हुए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक और शेयर भी कर दिया करें ताकि समय से वीडियोज आपको मिल जाए और आप इसका लाभ उठा सके दोस्तों। और हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है जो दोस्तों आइकन IS नाम से, आप वहाँ पर जा कर के ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आपको सारी इन्फॉर्मेशन समय से मिल सके। अगला क्वेश्चन दोस्तों, सब कुछ खाने वाला, तो दोस्तों सब कुछ खाने वाला जो होता है उसके लिए एक शब्द होता है सर्वभक्षी।
सर्वभक्षी। दोस्तों यहाँ कन्फ्यूज मत ले होना कि सब कुछ खाने वाला, ये सर्वाहारी शब्द और सर्वभक्षी, इसमें कन्फ्यूज मत होना। तो सब कुछ खाने वाले के लिए जो एक शब्द प्रयोग किया जाता है सर्वभक्षी, जो हर एक चीज़ का भक्षण करता हो। अगला दोस्तों, जो एक जगह से दूसरी जगह न ले जाया जा सके के लिए एक शब्द होता है अस्थावर। अस्थावर जो होता है दोस्तों, जो एक जगह से दूसरी जगह तक न ले जाया जा सके, उसके लिए अस्थावर शब्द होता है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं दोस्तों। जो एक स्थान से दूसरे स्थान तक न ले जाया जा सके, अस्थावर, जहां भोजन मुफ्त में मिलता है, नित्य दीन दुखियों को भोजन देने की व्यवस्था सदावर्त। और ये सदावर्त दोस्तों रिपीट किया हुआ क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा। जहां भोजन मुफ्त में मिलता है, जहां पे नित्य दीन दुखियों को भोजन देने की व्यवस्था होती है, उसे सदावर्त कहा जाता है। अगला दोस्तों, बांका का तत्सम शब्द है। बांका का तत्सम शब्द जो होता है दोस्तों, ये वक्र होता है। वक्र शब्द से बना हुआ है वाका। अगला दोस्तों, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? इसमें पूछ रहा है दोस्तों, तत्सम नहीं है, तो पंसारी जो है दोस्तों, ये पंसारी तत्सम नहीं है। बाकी पतन, पीटक, प्रहार, ये सब जितने हैं ये तत्सम। देख लेते हैं दोस्तों, इसकी व्याख्या हम देख लेते हैं। पढ़ना का पतन होता है, पढ़ना का तत्सम शब्द जो होता है वो पतन होता है। पनसारी का पन्न सालिका होता है, और ये इम्पॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा कि पनसारी का तत्सम रूप क्या होता है, तो पन्न सालिका होता है। बाकी पिटारा का दोस्तों पिटक होता है। जैसे कि आप बौद्ध धर्म पढ़े होंगे या जैन धर्म, तो त्रिपिटक का नाम आता है, तो पिटक वही पिटारा, पिटक शब्द से ही बना हुआ है पिटारा। बाकी तत्सम शब्द दोस्तों, प्रहर जो है, प्रहर का तद्भव होता है पहर। तो जिसमें दोस्तों ये पीटक हो गया, प्रहर हो गया और पन्न सालिका हो गई, ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। हमारा अगला क्वेश्चन दोस्तों, इनमें से तद्भव तत्सम का एक शब्द युग्म है। तो इसमें दोस्तों तद्भव और तत्सम का एक शब्द युग्म है। इसमें ओस का अवस्याय होता है दोस्तों, ओस का अवस्याय। ओस इसमें तद्भव शब्द है और अवस्याय जो है तत्सम, यानी अवस्याय का तद्भव जो होता है वो ओस होता है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं दोस्तों। कौड़ी का तत्सम रूप जो होता है ये कदर्पिका होता है, और अपाहिज का जो तत्सम शब्द होता है अपाद हस्त होता है, और ओस का अवस्याय होता है, और गेहूं का गोधूम होता है। और दोस्तों ये जो चारों दिए गए हैं ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में कई बार रिपीट किए जा चुके हैं और आगे भी ये करेंगे। तो याद रखिएगा, कपर्दिका जो होती है, कपर्दिका ये कौड़ी का तत्सम रूप है। अपाद हस्त जो होता है ये अपाहिज का है, और अवस्याय जो है ये ओस का तत्सम है, और गोधूम का तत्सम, गोधूम जो है ये तत्सम रूप है। इसका तद्भव जो होता है वो गेहूं होता है, और गेहूं तो कई बार रिपीट किया गया दोस्तों। तो दोस्तों ये हमारे चैनल के ये वीडियो का आखिरी क्वेश्चन था। तो दोस्तों फिर से मैं कह रहा हूं, जो लोग चैनल पे नए आए हुए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें समय से वीडियोज मिलता रहे। और जो दोस्तों हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है आइकन IS नाम से, आप उसे भी ज्वाइन कर लीजिए, या फिर हमारा नंबर है 9891763512। यहाँ भी जा कर के दोस्तों आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपको समय से वीडियोज़ मिले, और आपको PDF भी वहाँ पर अवेलेबल कराया जाएगा इन सब का। और दोस्तों जो भी एग्ज़ाम से संबंधित इन्फॉर्मेशन होगी वो भी दी जाएगी, और साथ में दोस्तों आपकी पढ़ाई से रिलेटेड कोई क्वेरी है तो उसका भी सलूशन देने की पूरी कोशिश की जाएगी। तो दोस्तों फिर से मैं कह रहा हूँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और मिलते हैं दोस्तों हम अगले वीडियोज़ में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।